क्या वो 90% बच्चे ये काबिलियत रखते हैं कि उन्हें अपने फील्ड में नौकरी मिल सके? एक जिले के सभी छोटे व बड़े सरकारी ऑफिसर्स अपने बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि लागू हो चुकी है, उन पॉलिसी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो सरकार की तरफ से ध्यान देने से रह गई हैं। हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और कैसे ये लागू होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक ये नहीं जाना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसके बारे में सरकार ने क्या कहा है, तो वो हमारा पहला वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट्स मेजर चेंजेज एंड हाइलाइट्स। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। ये है आपका अपना चैनल ट्रैकिया, जो आपको सभी महत्वपूर्ण चीज़ें पूर्ण विश्लेषण के साथ बताता रहता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन पर क्लिक करके वो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी फीस स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं किया गया है। नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल एक शहर में कितने हो सकते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या आपको पता है कि आजकल केजी क्लास तक के एडमिशन में डोनेशन चल रही है? सरकार ने पूरी एजुकेशन पॉलिसी में समानता की बात तो कही है, बट इस समानता को कैसे लाया जाएगा, इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूल में केजी क्लास से ही लगभग 1 लाख रुपए तक की फीस वसूली जा रही है। अगर गवर्नमेंट वाकई में समानता लाना चाहती है तो यह नियम लागू करना चाहिए कि एक जिले के सभी छोटे व बड़े सरकारी ऑफिसर्स अपने बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। इससे दो बातें होंगी, एक तो बच्चों में समानता का व्यवहार आने लगेगा और दूसरा उस गवर्नमेंट स्कूल का क्रियाकलाप बदल जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स की दादागिरी खत्म हो जाएगी और अभिभावक भी गवर्नमेंट स्कूल्स पर भरोसा करने लगेंगे। सरकार को चाहिए कि वो क्लास के हिसाब से हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की फीस को फिक्स कर दे, जिससे कि स्कूल सिर्फ शिक्षा का मंदिर रहे, ना कि धंधा करने का जरिया। इसी प्रकार हायर एजुकेशन में भी कॉलेज की सीट्स लिमिट कर देनी चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर बच्चे को बीटेक करनी है। अगर हर बच्चा बीटेक में एडमिशन लेगा तो बाकी कोर्सों का क्या होगा? आजकल बाकी कोर्सों में एडमिशन लेना तक बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी गिर गई है और प्राइवेट स्कूल्स ने इसको सिर्फ कमाई का धंधा बना लिया। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में कितने बच्चे इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, B फार्मा करके इस देश में पास आउट होते हैं? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन कोर्सों में पास आउट होने के बाद अपने फील्ड की नौकरी करते हैं? मेरे हिसाब से मात्र 10%। ये 10% ही क्यों लोग अपनी फील्ड में नौकरी करते हैं? बाकी 90% लोगों को अपनी फील्ड में नौकरी क्यों नहीं मिल पाती? इसका सीधा सा उत्तर लोग ये कह के निकल जाते हैं कि इस देश में नौकरी ही नहीं है, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। बट कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या वो 90% बच्चे ये काबिलियत रखते हैं कि उन्हें अपने फील्ड में नौकरी मिल सके, और अगर वो ये काबिलियत नहीं रखते हैं तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उन स्कूल्स में और कॉलेज में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। कहीं प्राइवेट स्कूल्स ने उसको सिर्फ कमाई का जरिया तो नहीं बना रखा, और ये कमाई का जरिया उन बच्चों को भविष्य पर सीधा असर डालता है। उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेकार हो जाती है और वो अपने फील्ड में नौकरी करने लायक नहीं रहते। मैंने जाने कितने ही बच्चे ऐसे देखे हैं जो बीटेक करने के बाद मात्र 6,000 से 10,000 रुपए तक की नौकरी कर रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि एक साल में भारत में बीटेक पास आउट करने वाले बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनको अपने फील्ड में नौकरी प्रॉपर नहीं मिल पाती। सरकार को पूरे देश में मेडिकल, MBBS, BDS, B फार्मा, इंजीनियरिंग, इन सब की सीट्स लिमिट कर देनी चाहिए। एक लिमिटेड अमाउंट की सीट्स पे ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब सीट लिमिटेड रहेंगी तो कुछ बच्चे जो काबिल होंगे वो उन पे एडमिशन लेंगे और जो बाकी के बच्चे दूसरे कोर्सों पे भी ध्यान देंगे। इसी के साथ भी इन स्कूल्स में
पढ़ाने वाले टीचर्स का अपॉइंटमेंट भी विशेष रूप से ध्यान से करना चाहिए। सिर्फ उन्हीं टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए जिन्होंने अपनी फील्ड में कम से कम 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हों, और किसी भी डिपार्टमेंट का HOD उसको बनाना चाहिए जिसने अपने फील्ड में 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए चुके हों। इससे 2 बातें नज़र में आएंगी। एक तो टीचर्स स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएंगे और बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे पाएंगे। इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी डिग्री तभी मिलनी चाहिए जब वो अपने फाइनल ईयर में कम से कम 1 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हों। इससे सीधा सीधा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर असर पड़ेगा और हमारा भविष्य, देश का भविष्य उज्जवल होगा। और सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए सभी बच्चों को एक यूनिक और फेयर चांस मिलना चाहिए। इस सबसे 2 फायदे होंगे। जो बच्चे रिसर्च फील्ड में रुचि रखते हैं सिर्फ वही इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, बाकी के बच्चे और कोर्सेज पर भी ध्यान देंगे, जिससे बाकी के कोर्सेज का भी इम्पोर्टेंस बरकरार रहेगा और किसी एक कोर्स में एडमिशन के लिए मारामारी नहीं होगी। सीट को लिमिट करने का एक फ़ायदा यह भी होगा कि जब लिमिटेड बच्चों को ही किसी कोर्स में दाखिल या एडमिशन मिल सकेगा तो उनको प्रॉपर तरीके से काबिल बनाया जा सकेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, इनके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। अब बीएड की डिग्री अगर किसी को लेनी है तो उसे 4 साल की बीएड को पार करना पड़ेगा। बस इस बीएड की डिग्री को 4 साल का करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए तो ठीक है कि हम उन टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं जिन्होंने बीएड की 4 साल की डिग्री कोर्स किया हो, परंतु 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम PhD कर देनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कोर्स के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। हमें अपने देश में एक देश एक कोर्स के नियम को लागू करना चाहिए। अभी क्या होता है कि राज्य के बोर्ड्स अलग हैं, सेंट्रल के बोर्ड अलग है और इंटरनेशनल बोर्ड अलग है। बाद में आगे जाके बच्चों को क्या करना होता है कि राज्य के बोर्ड में बच्चे जो पढ़े हैं उन बच्चों को सेंट्रल बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कंपीट करना पड़ता है, जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज को हटाने के लिए पूरे देश में एक देश एक कोर्स के नियम को लागू करना चाहिए। इससे फायदा होगा कि बच्चे स्टार्टिंग से ही एक सेम प्लेटफॉर्म पे उन्हें पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ ही एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए जो पूरे देश में एक साथ लागू हो सके। ये कॉमन लैंग्वेज आगे जाके देश की मातृभाषा भी बन सकती है। हर राज्य को सभी राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसी लैंग्वेज का चयन करना चाहिए जिसे वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सके और हर बच्चे को उसमें पढ़ाई करा सके। इससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई नॉर्थ का बच्चा साउथ में जाके नौकरी करता है तो उसको वो कॉमन लैंग्वेज आती होगी, जिससे कि वो यहाँ के आसानी से एडजस्ट हो सकता है। इसलिए हमें अपने देश में कॉमन लैंग्वेज को डेवलप करना चाहिए, पर वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हो सकती। इंग्लिश इज ए गुड ऑप्शन बट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए मदर टंग। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग सोचने का ऐसा तरीका है जिसमें हमें कोई भी बात ऐसे ही नहीं मान लेनी कि टीचर ने हमसे कहा और हमने उसकी बात मान ली। हमें किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए अपने क्वेश्चंस और आर्ग्यूमेंट दोनों करने होंगे। हो सकता है कि टीचर आपकी बात से सहमत हो सकता है टीचर आपकी बात से सहमत नहीं हो, बट क्रिटिकल थिंकिंग के सब्जेक्ट में आपको आर्ग्यूमेंट करना ही होगा। क्रिटिकल थिंकिंग के केस में आर्गुमेंट करने वाला और आंसर देने वाला दोनों ही सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट करने वाला गलत है तो दूसरा वाला सही है। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, बट हम किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए हमें आर्गुमेंट करना होगा। मैं ये सोच के थोड़ा सा हैरत में हूँ कि ये चीज़ क्लास में कैसे अप्लाई होगी। जैसे अगर कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और टीचर ने बताया कि चिड़िया अपने पंखों की वजह से उड़ती है, बट बच्चा सेम टाइम पे क्वेश्चन करता है कि फिर पतंग क्यों उड़ती है या एरोप्लेन क्यों उड़ता है, तो टीचर अब उसको क्या समझाए कि पतंग कैसे उड़ती है। लॉजिकली वो अपनी जगह सही है, उसका रिप्लाई भी दे सकता है, बट अगर बच्चा इस जिद पे आ जाएगा कि हमें वो बात नहीं माननी है, चिड़िया और
एरोप्लेन में क्या समानता है, तो टीचर वहाँ पे फंस जाएगा। अब हर क्लास में हर टीचर के कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग के केस में क्या होगा, टीचर बाइस्ड हो सकता है, वो अपने फेवरेट बच्चे को तो उसके आर्गुमेंट करे या ना करे पूरे मार्क्स दे देगा, बट जिन बच्चों के लिए टीचर ने पहले से कोई अपनी थिंकिंग या इमेज बना रखी है, अगर वो बच्चा आर्गुमेंट करेगा तो क्लास नहीं चला पाएगा वो। तो ये बहुत हार्ड है कि एक स्कूल लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा सके। हम उसमें मार्किंग नहीं कर सकते, हम किसी बच्चे को ये जज नहीं कर सकते कि इस क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे उसका स्कोर ये है या वो कम लाया है या ज़्यादा लाया है। हर बच्चे का अपना सोचने का तरीका और आईक्यू लेवल अलग होता है। उस आईक्यू लेवल को हमें किसी और पैरामीटर से नाप सकते हैं, बट क्लास में मार्किंग कैसे देंगे? और वो टीचर जो उसको मार्किंग देगा, क्या वो इस लायक है जो क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे वो सब्जेक्ट में मार्किंग कर पाए? यहाँ पे बाइसनेस बढ़ेगी। जो बच्चे टीचर की नज़र में अच्छे हैं वो ऐसे ही पास होते जाएंगे, जो बच्चे टीचर की नज़र में अच्छे नहीं हैं उन बच्चों को ज़बरदस्ती डाउनग्रेड किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे और सोचने का तरीका है स्कूल में अप्लाई करने से पहले। दोस्तों, ये कुछ बातें थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जिन पर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सहमत हैं या नहीं। अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ और चेंज होनी चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐड होनी चाहिए या हटाई जानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है उनसे एक बार और गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे अपडेट्स आप तक समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।